हेलो चैम्प्स, कैसे हो आप सब। देखो रिजल्ट आ चुके हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। बहुत सारे स्टेट्स के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आ चुके हैं, सेकंड राउंड के अभी भी अवेटेड हैं। तो अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आपको इतना तो आइडिया हो ही गया है कि आपको कॉलेज मिल रहा है अभी या नहीं मिल रहा है। तो बच्चों देखो, जिनको कॉलेज मिल रहा है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको अभी भी लग रहा है थोड़ा बहुत है डाउट कि मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, तो बच्चों अब तैयारी आप स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। हाँ, तो आपको करना क्या है अब कि थोड़े थोड़े पढ़ते रहना और काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है उनसे मैं ये बोलूँगा बच्चे जो अब लेट ना करो। हाँ, अगर आप अब लेट कर दिए तो आपका सीट कोई और लेके चला जाएगा जो आपसे इस बार भी नंबर कम लाया था, क्योंकि वो मेहनत पहले से ही स्टार्ट कर चुका है। तो कंपटीशन इज़ ऑलरेडी ऑन, बैटल इज़ ऑलरेडी ऑन। सो बेटर कि आप अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और फिर से तैयारी कर दो। जिनको सीट नहीं मिल रहा है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्या कमियाँ रह गई थी वो स्टार्ट कर दो। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा मैं इस पूरे वीडियोस में, बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर करूंगा। मैं अपनी भी एग्जांपल्स दूंगा, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने सीखा है, वो सब भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा बीच बीच में। फिलहाल मैं इस वीडियो में क्या करूँगा कि इस वीडियो में आपको मोस्टली जो टॉपिक होगा कवर क्या करूँगा मैं कि आपको फिजिक्स का, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, फिजिक्स का कैसे क्वेश्चंस आए थे इस बार, क्या एग्जामिनर का थिंकिंग होता है और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, और कैसे मैंने 170 आउट ऑफ 180 मार्क्स पाया था लास्ट के 2 महीने में एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के बाद। तो अच्छा, मैं ये बताऊंगा हर क्वेश्चन को अप्रोच देखो, आपको कैसे अपने पेपर का एनालिसिस करना है, कैसे आप ये देख सकते कि आपने जो गलतियां किया था वो आप कैसे सुधार सकते हो। कि देखो बच्चों, अगर जो आपने गलतियां किया था आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर से वही होगा जो पिछले साल हुआ था, क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया, फिर से वो होगा। और हाँ, ये गलती एकेडमिक्स भी हो सकती है, नॉन एकेडमिक्स भी हो सकती है। तो बच्चों अभी तो बिना ज़्यादा टाइम लिए, हाँ हम आपको बताएंगे कि नीट 2024 के पेपर एनालिसिस कैसे करेंगे, कहाँ से ज़्यादा एरिया से सवाल आ रहे हैं, एग्जाम तक कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। हमें क्या बस एनसीईआरटी पर डिपेंड रहना है कि हमें मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने हैं, क्या पुरानी एनसीईआरटी का कंट्रोवर्सी है, क्या नई एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। ये आप देख सकते हो सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने चार्ट आए हैं, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल फिजिक्स का है, सेक्शन ए में आया हुआ था, अबव इज वर्ल्ड। हाँ, ये क्वेश्चन देख सकते हो कि इसमें टेंशन का स्ट्रिंग पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन देख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, T=m होगा स्क्वायर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 5.2 में एनसीईआरटी के। तो बच्चों देखा, एनसीईआरटी का ही सवाल था, एनसीईआरटी का ही एप्लीकेशन था। अब यहाँ पे देखो, पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन। देखो फिर से देखो, पेज नंबर 84 एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 17 है, वहाँ पे एकदम क्लियरली दिया हुआ है। इजी सवाल था ये। फिर एक लॉजिक गॉड का सवाल, तो हमें पता है ना लॉजिक गॉड का 2 सवाल से 3 सवाल आता है, और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं बना पाता। लॉजिक गेट वाले क्वेश्चंस को अपने पकड़ बना ले तो हमारे 3 सवाल तो ऐसे ही सही हो गए। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो हमें देखना है कौन से क्वेश्चन की एरिया ज़्यादा है। ये देखो, सोलेनाइड 1 और सोलेनाइड का 2 सवाल, सिंपल सा सबसे पहला ही सवाल है 6.1 का। ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि दूसरा वाला देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है और 2 सोलेनाइड है, उसके बीच में पूछा गया है। तो सिंपल सा है, करंट फ्लो का डायरेक्शन जो होता है उसके बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या एसेशन और रिसेशन और रीजन है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, तो इसमें देख सकते हो, इसको पहले से कैलकुलेट कर दो। सिंपल सा है कि द पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट P ऑफ द मैग्नेट दिस। ये तो सही है। और रीजन जो इसका दिया हुआ है V=2P4πε0r का स्क्वायर। नहीं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2.16 यहीं पे गलती कर गया। तो बच्चों ये देखो, ये डायरेक्ट है, टेबल नंबर 5.3 से आया है। हाँ, जैसे देख सकते हो, इसमें बस मैच करना था, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी सवाल था। अब ये 7 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो ऐसा सेम क्वेश्चन जेई में भी आ गया है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके अलग के मॉड्यूल में भी है। आप अलग अलग जिनके भी सॉल्व करते होंगे वो इसमें भी होगा, क्योंकि ये जेई में इसमें आ चुका है, ठीक। एनसीईआरटी में तो मुझे ऐसा नहीं मिला। ये देख सकते हो, ये तो सब एनसीईआरटी का ही है, देख सकते हो 7.50 पे है। सिंपल सा इसका तो रेशियो होता है, याद हो जाता है बच्चों को, NP=NS, और करंट का जो होता है इसमें उल्टा आ जाता है, V2/V1 =I1:I2, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो 7.50 इक्वेशन भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है।
वेनियर कैलिपर का सवाल देख सकते हो, नीट 2019 का रिपीट क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे आया था। तो ये एरिया जो है ना बच्चों, कि जैसे वेनियर कैलिपर हो गया, यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, हाँ, और जैसे मैंने बताया लॉजिक गेट हो गया, ये सब तो क्वेश्चन ईजिली होते हैं। तो आपको इसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। बच्चों क्या करते हैं, ये ईजी समझ के इसको छोड़ते हैं लास्ट के लिए, और इधर कोचिंग्स में और हर जगह भी इसको ऐसे ही कराया जाता है कि इसको लास्ट में रख देते हैं। बट क्या होता है, लास्ट के टाइम पे जो पढ़े होते हैं उसी का रिवीजन करने लगता है, तो ये सब भूल जाता है। तो अच्छा, इसको ध्यान रखना है, ये सब चैप्टर्स को ध्यान रखना है। यही सब छोटी छोटी स्ट्रेटजी हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करा देंगे, आपको 100 से 140 तक पहुँचाएंगे। ये देखो कंटैक्ट फोर्स पूछा हुआ है, तो इसका बहुत सारे ट्रिक्स भी बताया जाता है, हाँ, कि दोनों के बीच का पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, फिर जो फोर्स है फोर्स इसको टू एम ए कर दो, और उसका जो था फोर्स एक्जेक्टेड निकाल लो। ऐसे सवाल यहाँ पे भी दिया हुआ 5.34 में एनसीईआरटी के। ये देखो इसी पे सिमिलर क्वेश्चन है लगभग 14.5 एग्जाम्पल नंबर में। ये बहुत ईजी सवाल है, हाँ, सिंपल सा दिख रहा है कि जो इसमें एक्स इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस 5/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है 5 मीटर हो जाएगा, और क्या पूछा हुआ है इसमें, टाइम पीरियड, टाइम इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा ना, वहाँ से निकाल लोगे आराम से, नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो टर्मिनल वोल्टेज पूछा है बैटरी का, टर्मिनल वोल्टेज सॉरी बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज तो बैटरी हो, हिम्मत जो दिया हुआ है वो 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कनेक्ट किया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम से, हाँ, ऐसे निकालना है। ऐसे देखो सवाल जिसमें भी दिया हुआ है 3.2 में, ठीक है, आंसर 8 वोल्ट आ गया था। यहाँ पे फिर से देखो, हाँ, ये क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था। अब इसमें क्या ही किया जाए, पुराने एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ था और नए एनसीईआरटी में कुछ और दिया गया था, लेकिन फाइनली जो होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें जो होता है नए एनसीईआरटी के हिसाब से माना गया। बट दिस इज द डिस्प्यूट सवाल, हाँ, डिस्प्यूटेड सवाल है, इससे क्या बोला जाए इसमें अब, हाँ। तो फिर भी अगर आप अपने हिसाब से देखते हो, जो आंसर फाइनली आया कि एटम्स आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी होता है जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। एटम ऑफ द ईच एलिमेंट आर स्टेबल नहीं होता भाई, अगर ऐसा होता तो रेडियोटिविटी जो ये न्यूक्लियस का होता है वैसा होता है, ये तो नहीं होता ना। बट दिया हुआ था इसमें देखो, एटम्स आर द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल, नॉट ऑल द एटम्स। तो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ था। ये देखो यार बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैंने बताया था ना आपको, EMW, उसके बाद होता है यूनिट एंड डायमेंशंस हो गए हैं। ऐसे 2-3 चैप्टर्स होते हैं, 2-3 एरियाज होते हैं जहाँ पे सवाल आना ही आना है। तो इसमें देखो सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, E=HV का, P मोमेंटम का, ये सब पूरा दिया हुआ है। पॉइंट्स देखो मैंने चिपका दिया है एनसीईआरटी के पेज में, कहाँ दिया है, 8.3 में दिया है, समरी के पॉइंट नंबर 5.6 में दिया है। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जनरल सा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। देखो 12.5 पे है ना, इसमें 1/λ इक्वल टू r 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर होता है, हाँ। तो हमें लैम्डा पता चल जाएगा, वेवलेंथ ही पूछा है, तो 1/λ है, तो इसका जो आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो फट से यूनिट रखो और पता चल जाएगा आपको, ठीक, उसी ऑर्डर में अरेंज कर दो, पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन देखो 12.8 में वो आपको दिया हुआ है। A tightly wound 100 tons of the coil of the radius टेंशन, पूछा क्या है इसमें भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द कॉयल। देखो सेम क्वेश्चन लगभग यहाँ पे दे दिया है एग्जाम्पल 4.7 में, यहाँ पे पाई के फॉर्म में दिया हुआ था, बाद में इसको बदल दिया है। तो जैसा आपका यूनिट दिया है उसमें आप कन्वर्ट कर लो। लॉजिक गेट का सवाल फिर से मैंने बताया आपके लिए ईजी होता है अगर आप कर पाए हो। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 14.15 एनसीईआरटी के। वायर ऑफ द लेंथ L, रेजिस्टेंस इतना डिवाइडेड हो, ये भाई ये तो बहुत ईजी सवाल है, इसमें बार बार पूछा गया था। ऐसे सवाल आप कितनी बार कर चुके हो एनसीईआरटी में, तो मुझे नहीं देखने को मिला। अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि जिससे औरों को आसानी हो। ये देखो सिंपल सा सवाल, हलवा सा सवाल, इसमें सिंपल देखो 3 पॉइंट्स में दिया हुआ है। 8वें पॉइंट में दिया हुआ अल्फा डीके में क्या होता है, 9th में दिया हुआ था कि फ्री न्यूट्रॉन का एमिशन होता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे गामा एमिशन का दिया होता है। हमें पता है गामा एमिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अल्फा में जो होता था 2 और 4 का डिफरेंस आता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है 4 से डिफरेंट हो जाता है। तो उसी को बेसिस पे आप इसको सवाल आराम से कर सकते हो, और ऐसे सवाल बहुत कराए भी जाते हैं। मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ द स्टील वायर ऑफ द 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील दिस एंड दिस। हाँ, तो ऐसे सवाल देखो एनसीईआरटी का यहाँ पे स्टिक हुआ है, इसी बेसिस पे करना है। सिंपल सा सवाल अगेन था ये। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन द यंग स्लिट, वो यार ये सबसे फेवरेट सवाल है, इसको जेईई में इतनी बार रिपीट कर दिया कि बच्चों को याद भी हो गया है। और एग्जाम्पल नंबर 10.4 से ही वो उठाता है। देखो लास्ट का जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर F देखो, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। उसका आंसर देखो यहाँ पे देखो, द फ्रिंज प्रोजेक्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंटर व्हाइट फ्रिंज इज रेड एंड द फास्टेस्ट विल अपीयर
ब्लू आफ्टर फिंच नो क्लियर पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड। हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, हमें बस बताया यही गया है कि पावर का सवाल है तो हमें सबसे पहले देखना है इंस्टेंटेनियस पावर है कि एवरेज पावर है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर है तो आपको देखना है एक ही फार्मूला पावर इक्वल टू एफ इंटू भी। अब वो खेला करेगा, खेला क्या करेगा, खेला वो यही कर सकता है कि या तो फोर्स नहीं देगा या तो वेलोसिटी नहीं देगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है मास दिया हुआ था एक्सिलरेशन दे देता है तो फोर्स इक्वल टू एम ए लगा दे देंगे। कभी कभी क्या होता है मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, जो कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से डिफरेंस होता रहेगा तो एक्सिलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी रख देंगे। तो सेम ऐसे इसमें भी किया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बस हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। ये तो बहुत बेसिक सवाल था बच्चों। अब आगे देखते हैं, ये देखो फिर से रिपीट सवाल है, ये एक बार आ चुका है, कब आया था नीट 2015 में जो दोबारा पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम भी है 14.25 में कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। और यहाँ पे बताया था दूसरा स्टेटमेंट जो था रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज द करंट मेजर इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू, नहीं, रिवर्स बेस्ड में जो तो मिनोरिटी की वजह से चार्ज कैरियर होता है तो ये मेजोरिटी नहीं होगा। तो देखो एक कॉलिजन से भी सवाल आया है, ये भी बहुत आसान सी टॉपिक होती है, हो जाता है। रेशियो V1:V2 का पूछा है और 6.23 वाला इक्वेशन रखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया है। बेस्ट क्वेश्चंस अगर हम बोलें कि इस पूरे नीट का जो पेपर था उसमें सबसे अच्छा सवाल था कि यही था, क्योंकि इसको बच्चों अधिकतर कोचिंग से पढ़ाते नहीं और इसमें पढ़ाते भी नहीं क्योंकि ऐसे सवाल आते ही नहीं थे, बट इसमें एक जनरल लॉजिक छिपा हुआ है। बच्चे जो याद कर लेते हैं ना डेल्टा मिनिमम वाला एक फार्मूला दिया होता है ना, सब लोग कराते हैं डेल्टा मिनिमम, तो वही कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हो कि एनसीईआरटी में उसके एक एजम्पशन मान के किया हुआ है। हाँ, कि अगर वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो उसमें वैलिड है, लेकिन अगर ये स्केलेस ट्रायंगल है तो ये स्केलेन ट्रायंगल है तो इसमें वैलिड नहीं है। अब पता कैसे चलेगा, कई लोगों का सवाल होगा भैया पता कैसे चलेगा, तो भाई देख ये इंसिडेंट जो कर रहा है ना प्रिज्म पे देख 30 डिग्री किया हुआ है, दिखाया हुआ है ना, हाँ दिखाया हुआ है, और जिससे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें देख, हाँ उस पर भी देखो दिखाया हुआ है ना 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है ही नहीं, हाँ एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है ही नहीं, जो कि उसका बेसिक एजम्पशन लिया गया था, तो यहाँ पे इसका एसोसिएट एंगल नहीं है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई इज, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई जो होता है यही एक क्राइटेरिया होता है डेल्टा मिनिमम को डिसाइड करने का। ये कहीं नहीं क्राइटेरिया होता है कि अगर जो होता है रे पैरेलल चली जाए बेस के तो वो डेल्टा मिनिमम का सवाल होगा, नहीं, ये हमेशा वैलिड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम वैलिड होता है, बट ये हमेशा वैलिड नहीं होता। तो हम कैसे चेक करेंगे डेल्टा मिनिमम, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होना मस्ट है, तो यहाँ पे नहीं है वो, तो हमें क्या करना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, हमें दो जगह स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब ये ग्राफ देखो 1 इक्वल टू लेमडा 2, ये सिंपल है, लेमडा का देखो दिया हुआ है ना, लेमडा को उस पार ले जाओ, एच स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एच लेमडा को, लेमडा इधर है ना, 1 बाई लेमडा का ग्राफ दिया हुआ है, तो 1 बाई लेमडा स्क्वायर नीचे लाओ और ऊपर नीचे करके देख लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 4, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से पूछा है कि कौन सा, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, देख लो यहाँ पे फिगर नंबर 2.1 में दिया हुआ है। अनपोलराइज्ड लाइट, ये भी कितनी बार आ चुका है सवाल, 2-3 बार तो मैंने देखा जिसमें इसके प्रीवियस ईयर में भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज नंबर चिपका दिया है, पेज नंबर 380 पे सिंपल सा लिखा, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है पोलराइज्ड हो जाता है, और बाकी पढ़ लो यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, थीन रॉड का लेंथ दिया है, ये दिया, सिंपल सा फार्मूला लगाओ ml²/12, क्योंकि परपेंडिकुलर का पूछा हुआ है। थीन सर्कुलर डिस्क है, अब क्या पूछा है, एक्सेस फोर्स कितना लगाया जाए की वजह, देखो यार ऐसा क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं मिला, बट जो ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया गया है, तो यही कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो फिर से आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी ओपन करके रखना है एग्जाम के टाइम, पूछना क्या है। अब क्या करते हैं कई लोग इसमें कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, भाई इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, भाई ध्यान से देखो वो क्या चेक करना चाह रहा है, वो आपका चेक करना चाह रहा है पेशेंस, वो आपका चेक करना चाहता है कि आप एग्जाम में कर कैसे रहे हो। हाँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि फिजिक्स को कैसे सॉल्व करें,
वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, कई लोगों को आता हुआ सवाल होता है बट वो एक क्वेश्चन से इतने बच जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उनका माइंडसेट नेगेटिव होने लगता है और वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, वापसी नहीं कर पाते। तो हमें एग्जाम में कैसे वापसी करना है, कैसे शांत रहना है, उसका एक वीडियो दिया हुआ है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जाके जरूर देख सकते हो, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इट्स माई गारंटी। तो इसमें क्या हुआ था, वर्क डन पूछा हुआ है, कौन से पाथ से, बीसी से पूछा है। तो भाई सबसे पहले देख, बीसी जो है इसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा भी 0, तो क्या हो गया, आइसोबैरोमेट्रिक प्रोसेस, तो आंसर 0। ये देखो, कहने को था कि इस बार तो रोलिंग मोशन हटा दिया गया है, रोलिंग मोशन नहीं आता, बट ऐसा होता रहता है यार, ये लोग जो बोलते हैं उससे उल्टा सीधा भी होता रहता है। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि अगर पूरा सिलेबस हो जाए तो आप एक बार इसको भी देख के जाना। तो देखो सिंपल सा होता है, जो नीचे वाला पॉइंट होता है उस पर देखो, और ऊपर वाले पॉइंट देखो, ये डायग्राम में दिया हुआ ना, हाँ तो ऐसे करके देख के कर लो। हाँ 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 ठीक बोले, आर ओमेगा भाई, आर ओमेगा प्लस 2 BVM हो जाएगा, ठीक है। अब मास ऑफ द प्लैनेट 1/10 ऑफ द अर्थ, भाई बार बार सवाल आया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, ये फार्मूला लगाओ और आंसर पा जाओ। कभी कभी जो होता है RE² के साथ RE+H² कर देंगे। अब इसमें क्या पूछा, टर्मिनल A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होता है कि पॉइंट्स मान लो, जैसे ये पॉइंट A है तो इसको भी A मानो, इसको भी A मानो, ये B है तो इसको भी B मानो, इसको भी B मानो, और ऐसे करके ड्रॉ कर दो। देखो ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे 2.25 सॉल्व हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो। एक 3 स्पेरिकल सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड P। ओए 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 ओए, घपला कर दिया भाई, कितने लोग आंसर इसका और निकाल भी देंगे और आंसर उनको मिल भी जाएगा, पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन ही मिल जाएगा। हाँ तो ऐसे लगाते थे, लेकिन ये ध्यान रखो कि स्पेरिकल सेल जो होता है उसके अंदर और उसके बाउंड्री पे जो होता है वो कोई भी पॉइंट पे ले लो वो इक्विपोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो ऐसे सवाल में आप लोग गलती मत करना यार। तो चलो सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी के सवाल इस बार थोड़ा सा टफ थे। वेलोसिटी टाइम ग्राम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राम बनाना है, तो ठीक है, ये तो आसान सा हो गया, सिंपल सा सवाल था। ये देखो ऐसे एनसीईआरटी का मैंने एक पेज भी लगा दिया, ऐसे सवाल दिए हुए हैं, उसमें से डिस्प्लेसमेंट करके भी निकलवाया है भाई। अब मास ऑफ द बॉब इन, भाई ऐसे 2 इक्वेशंस बनाओ, 2 इक्वेशन बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √2। एनसीईआरटी के पेज नंबर में देखो यहाँ पे दिया हुआ है। 3 माइक्रो कैपेसिटी कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 और 100 सोने फिगर द पीक करंट इन द सर्किट एज। तो देखो सेम सवाल दिया हुआ है ना यहाँ पे जेईई मेंस में, और ये एनसीईआरटी में भी है, सेम का लो है, पीक करंट निकालना है। फिर से देखो सवाल डायरेक्ट आया है, फिगर नंबर 13.3 से हमें क्या निकालना है, हमें प्रेशर निकालना है। क्या दिया हुआ है उसमें देखो, टी जो टेम्परेचर है, P1 P2 P3 दिया हुआ है, वो 2 जो चार्ज लॉ रिप्रेजेंटेड डॉटेड लाइन करके देख लो, आंसर आ जाएगा। एक आयरन बार है, प्रीवियस ईयर है 2015 में वापस आया हुआ था। अच्छा बच्चों ये देखो, वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हाँ वो कॉस्ट थीटा करके लगाते हैं ना, वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है दो आयरन बार है वो नहीं मिलाया गया, 2 मैग्नेटिक मूवमेंट को मिलाया नहीं गया, जोड़ा नहीं गया, एक ही को तोड़ा गया है, नहीं एक ही को है बस मोड़ दिए। बेंडिंग का केस है ये, जोड़ने का केस नहीं है, घटाने का केस नहीं है, मतलब तोड़ना और जोड़ना नहीं है, इसको बेंड किया हुआ है। तो इसका एक अलग शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, और वैसे प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है 2015 में। हाँ इसमें वो वाला फार्मूला लगा सकते हो, थीटा इक्वल टू बाय रेडियस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, ऐसे सवाल कितने में बताया गया है, देखो 8.19 में भी दिया हुआ है। इसमें क्या करना होता है, दोनों पॉइंट पे कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो। अब देखो यहाँ पे रखा हुआ है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का जहाँ भेजना है वहाँ तक एल्टीट्यूड का निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, और उस हिसाब से देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्या सवाल है, ओ हो अच्छा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट और करंट पूछा हुआ है। हाँ तो इसमें देख रहे हैं, हमें पता ही होता है कि जिसका जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है और सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ये ना कैपेसिटर के बीच वाला करंट होता है। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई मैंने बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया,
यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, लॉजिक गेट हो गए, ऐसे कुछ कुछ एरियाज है जहाँ से सवाल फिक्स आने वाले होते हैं और बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें 43 में फोर्थ पॉइंट दिया है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं नहीं नहीं, एक्सिलरेटेड चार्ज से। देखो पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहला लाइन वही दिया हुआ है। हाँ बच्चों, 44 देखते हैं। एक यंग मॉडुलस इतना है, कोफिशिएंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इतना है। बच्चों क्या चाहते हो मैं भी बताऊं? सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो आप देख ही लो। फिर से देखो क्या हुआ है, कौन सा करेक्ट सर्किट है। ये बहुत अच्छा सवाल था, ये सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये पूछा क्या है कि कौन सा अचीव कर सकता है ब्रिज ब्रेंस। हाँ वैसे तुम्हारे पास ऑप्शन था जिसको छोड़ भी सकते हो। तो इसमें देखना है कौन सा पॉजिटिव कनेक्टेड है। ये देखो सेमी कंडक्टर हुआ है ना, वहाँ पर डायोड लगा है ना, उसका चेक करेंगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, ये दोनों खत्म। बचा का 1 और ये बचा है। तो इसमें अगर हम सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, तो सीधा आंसर दिख गया, फर्स्ट दिख गया। सेम देखो फिगर नंबर 3.25 में दिया हुआ है। सिटी प्लेस्ड, ये देखो फिर से सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। जब भी आप मेडिकल की दूसरी एग्जाम हुआ करती तो उसमें देखो आया हुआ है 1998 में। A seat is placed on the horizontal surface in front of the strong magnetic pole. The force is needed to be। भाई देखो जो फोर्स होगा, अगर मैग्नेटिक पोल लगाया हुआ है तो मैग्नेटिक ही होगा, नो मैग्नेटिक तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन खत्म। ठीक, ये सही है। अब बी वाला खत्म हो गया। सी वाला देखिए, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। फोर्थ क्या, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर। डी वाला गलत हो गया, नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर में नहीं होगा, ठीक है, कंडक्टिंग में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन जो होता था ये बहुत पुराना सवाल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अटैच भी कर दिया है। नीट का, नीट तो नहीं होता ही नहीं था तब, तो प्री एग्ज़ाम होता था उसके 1998 का सवाल है, 1987 का सवाल है। और एनसीईआरटी में मुझे ऐसा नहीं मिला यार। 2 हीटर है ए एंड बी। देखो बच्चों ये एनसीईआरटी में तो नहीं मिला डायरेक्ट, इसको पूरा डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने में आपको पूरा एक पन्ना लगेगा। ये जितने भी आपको जो भी कोचिंग करते हो उसमें बता दिया जाता है। ये पी सीरीज का फॉर्मूला ये होता है और पी उसका अलग होता है फॉर्मूला। ये देख लो आपको पता चल जाएगा। उसका रखोगे तो रेशियो भी इसको रट लो भाई, बार बार रिपीट होता है। टेलीस्कोप पे एक सिंपल सा सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आ गया था 9.13 में। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताना था। फोर्स है डिफाइन किया गया है, F इक्वल टू अल्फा टी का स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन द पार्टिकल एट द गिवन टाइम टी फैक्टर विच डायमेंशन। अरे भाई सिंपल सा है, फोर्स को टी स्क्वायर के बराबर कर दो, टी फॉर टाइम है, अल्फा का वैल्यू निकाल दो। बीटा का भी बीटा टी इक्वल टू फोर्स कर दो, फोर्स का डायमेंशन पता है, ये बीटा टी करके बीटा का निकाल दो। अब चेक करके आंसर निकाल दो। तो अच्छा ये रहा पूरा फिजिक्स का एनालिसिस। अगर आपको कोई और भी एनालिसिस चाहिए बायो का या केमिस्ट्री का, या तो फिजिक्स में भी कुछ और चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, या क्या अप्रोच होना चाहिए, टाइमिंग का होना चाहिए, आपका क्या प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख सकते हो।